हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि असेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन उसे पूरा करते हैं। तो आज उसमें से एक रिपोर्ट राइटिंग था जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, किस तरीके से लिखनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके की गाइडलाइन है उसे लिखने के लिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। क्लास को आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और जाने से पहले क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। जनरली जब हम रिपोर्ट करते हैं, चाहे आप असेसमेंट कर रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं या पूरा हमने रिसर्च कर लिया उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। बहुत जगह इस रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है और ये हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है ओवरऑल हमने क्या किया उसके बारे में दर्शाता है। और अगर मैं एजुकेशनल की बात करूँ, असेसमेंट रिपोर्ट की बात करूँ, तो उसमें बच्चे की स्ट्रेंथ, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी स्किल्स, उसकी प्रोग्रेस या उसकी जो है नीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके बारे में ओवरऑल ये बात करता है या कह सकते हैं शो करता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन या ये टूल जो है सिर्फ एजुकेटर बनाता ज़रूर है अगर मैं एजुकेशनल की बात कर रही हूँ, लेकिन वो हेल्प जो करता है वो पेरेंट्स के लिए करता है, अपने बच्चे को समझने के लिए, अदर एजुकेटर्स को करता है, साथ ही साथ रिसर्चर, शेक होल्डर सभी को हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस की। क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशनल असेसमेंट की रिपोर्ट राइटिंग की, क्या ज़रूरत है, क्यों करनी है। हमने जब असेसमेंट कर लिया तो रिपोर्ट राइटिंग हम क्यों करते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है बच्चे की, जो हम भी असेसमेंट किया उसका कंक्लूज़न निकालने का, उसे शॉर्ट बनाने का, तो इसलिए ज़रूरत है। दूसरा हमारा ज़रूरत है बच्चे की नीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस बताने का। तीसरा हमारा है जो स्ट्रेटजी सही हमें चूज़ कर सके जब आप उसको एनालाइज, असेसमेंट तो कर लिया, जब तक आप उसे एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप सही स्ट्रेटजीज नहीं चूज़ कर पाएंगे। तो एनालिसिस करके ज़रूर उसकी एक आपको लिखना भी पड़ेगा ना, एक आपको लिखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेंथ है, ये उसकी नीड है, उसको एनालिसिस करेंगे तो उसी के बिहाव पर हमें जो है स्ट्रेटजीज चूज़ करने में जो है ईजी होता है। एक तरीके का हमारा ये जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं या असेसमेंट कर रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो रहा है। एक प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे भी एक तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल की ये रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को करने के लिए। एक प्रोफेशनलिज्म को भी ये शो करता है। आप ओरली सब कुछ करते चले जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कितना अनप्रोफेशनल है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि रिपोर्ट आपकी जो है वो कितने सिस्टमेटिक तरीके से आपका प्रोफेशनलिज्म और आपको की एक्सपर्टीज़ दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट और कंटेंट की कि किस तरीके का कंटेंट रहता है, किसके बाद क्या आता है, क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें यहाँ पे दो तरीके के दे रखे हैं, लगभग सेम हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज है। लेफ़्ट साइड पे जो हमारा है वो एजुकेशनल है, जब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिपोर्ट की उसके बारे में है। और राइट साइड पे जो कंटेंट है वो हमारा है जब हम रिसर्च का जब डेजिटेशन देते हैं उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं उसके बारे में है। सबसे पहले हम एजुकेशनल असेसमेंट की जब बात कर लेते हैं रिपोर्ट की, सबसे पहले हमारा इंट्रो रहता है। यहाँ पे इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो ओवरऑल बच्चे के बारे में आप बताएंगे, उसके उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो ओवरव्यू डिस्कशन जो है इंट्रोडक्शन रहता है। देन आप जो असेसमेंट करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, एजुकेशनल असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे की नीड स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए कर रहे हैं, करंट लेवल पता लगाने के लिए कर रहे हैं, या आप बच्चे का फिज़िकल जो है वो चेक कर रहे हैं। तो जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं, बिहेवियरल असेसमेंट कर रहे हैं, एजुकेशनल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है कि क्यों कर रहे हैं।
मैथोलॉजी, यहाँ मैथोलॉजी आएगी आपका, आप कौन सा असेसमेंट यूज़ करने वाले हैं, उसमें कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कहाँ बैठ के करने वाले हैं, स्कूल में करने वाले हैं, क्लासरूम में करने वाले हैं, या फिर आप रिसोर्स रूम में करने वाले हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट कर रहे हैं, ग्रुप असेसमेंट कर रहे हैं, या किस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, वो ओवरऑल हम पूरे जो है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात आता है असेसमेंट टूल यूज़ की, जहाँ हमने अभी ऊपर बात करी थी, वो असेसमेंट टूल के हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि असेसमेंट टूल क्या दर्शाता है, उसमें कितने एरिया हैं, उससे किस तरीके का रिजल्ट निकल के आता है, टूल के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देन रिज़ल्ट और फाइंडिंग की बात करेंगे कि किस तरीके का रिज़ल्ट, जब आपने असेसमेंट किया है तो क्या रिज़ल्ट आपका निकल के आया है। तो डिफरेंट एरिया होंगे, डिफरेंट आपका रिज़ल्ट निकल के आएगा, तो उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जब आपने करी तब उसके बारे में बात करेंगे कि मैं एनालिसिस किया, इस एरिया में ये चीज़ों की दिक्कत है, या ये बच्चे की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। जब आपने एनालिसिस किया देन उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन हो सकता है वो आपने किया हो, किसी और से बात करी हो, जो आपस में डिस्कशन करके आया उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि ओवरव्यू, यानी मेरा ओवरव्यू क्या था, या आपके अदर टीचर का ओवरव्यू क्या था, ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद कंक्लूज़न क्या निकला, सभी के डिस्कशन के बाद जो कंक्लूज़न निकला वो हम बताएंगे। देन हमारा जो है रिकमेंडेशन क्या था, हमने ये सारी चीज़ें करी, किस रिकमेंडेशन पे करी, असेसमेंट किस रिकमेंडेशन पे किया, क्यों हमने, कोई भी बच्चा आ गया बैठे बैठे ये कर दिया, रिकमेंडेशन कुछ ना कुछ तो रही होगी, आपने ऑथराइजेशन किसी से ली होगी, असेसमेंट की पेरेंट से ली होगी, स्कूल से ली होगी, वो सारी चीज़ें आएंगी। देन रेफरेंस आपका, कहाँ से कौन सा टूल आपने लिया, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज आपने उठाई, कहाँ से, तो वो रेफरेंस जो है वो आएगा। ये हमारा था असेसमेंट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद अब आ जाइए, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के बाद जब हम डिसर्टेशन लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा होता है कि जब आपने रिसर्च करी देन उसका पूरा शुरू से लेकर एंड तक कुछ वर्ड्स के अंदर जो है हम उसको ओवरव्यू देते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया, क्या टेक्निक, छोटा सा। देन अब यहाँ से अब आपका शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन, अपने टॉपिक के बारे में आप डिटेल में उसे बताएंगे। लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पर जो आपके टॉपिक हैं उस टॉपिक से रिलेटेड किसी और ने रिसर्च कर रखी है तो उसका लिटरेचर का ओवरव्यू आप सभी का बताएंगे। रिसर्च आपका ऑब्जेक्टिव वो बताएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये टॉपिक आपने क्यों लिया, किस रीज़न से लिया। उसकी मैथोलॉजी वही आपका कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कितने सैम्पल्स लेने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, कहाँ जाके रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके के टूल्स को यूज़ करने वाले हैं, कौन सी रिसर्च करेंगे, वो सारी डिटेल जो है इसमें मैथोलॉजी में बताई जाती है। देन उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आता है, जब आपने रिसर्च कर ली देन उसमें आपका क्या रिज़ल्ट आया। देन उसके बाद आपका डिस्कशन आएगा, क्योंकि हम कभी रिसर्च करते हैं तो खुद से बैठ के नहीं कर लेते, एक टीम बनती है, देन उसमें डिस्कशन होना ज़रूरी है। देन कंक्लूज़न निकलेगा, कंक्लूज़न के आपका निकल के जब आ जाएगा वो आपका रिसर्च होगी कि आपने ये रिसर्च करी, देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट ही आया। अब यहाँ पर भी आपका रिकमेंडेशंस आएंगे और उसके बाद रेफरेंस आएगा, साथ ही साथ अपेंडिक्स आएगा कि कौन कौन से आपने टूल्स लगाए या कुछ भी अगर आपने यूज़ किया है तो वो खाली भी आपके साथ साथ लगेंगे। तो अपेंडिक्स ज़रूरी होता है रिसर्च में, तो ये चीज़ याद रखिए। ये दोनों माइनर सा डिफरेंस है, कुछ चीज़ों का डिफरेंट है, लेकिन जब भी हम लिखते हैं इन चीज़ों को तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली इसी सीक्वेंस में लगती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि किस तरीके से एजुकेशनल फॉर्मेट लिखने चाहिए, और ये गाइडलाइन है APA के द्वारा। APA क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसने ये बताया है कि एजुकेशनल फॉर्मेट जो हैं या एजुकेशनल हम रिपोर्ट बनाते हैं या कुछ भी एजुकेशनल कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरीके से लिखे जाने चाहिए। अगर हम रिसर्च की भी डिसर्टेशन बनाते तो APA फॉर्मेट के अंदर ही बनाते हैं और इसके एडिशंस आते रहते हैं, और अभी जो फ़िलहाल चल रहा है 7th एडिशन चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टाइटल
टाइटल पेज हमारा होता है और सेंटर में हमारा टाइटल रहता है। बोल्ड होना चाहिए, इन टाइटल केस के अंदर होना चाहिए, यानी सारे वर्ड कैपिटल में नहीं होने चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन उसके बाद आपका छोटे वाले लेटर जो है वो होते हैं, यानी आपका हर वर्ड का जो लेटर है फर्स्ट आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। देन आपका नाम ज़रूर रहेगा। नाम जो है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो रहने वाला है टाइटल पेज के ऊपर। और ये कब कर रहे हैं, आपका कब बना रहे हैं रिपोर्ट, वो भी जो है सन रहता है। आपके नाम के बाद जो है ज़रूरी है जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो चीज़ें रहे। हो सकता है आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका रिसर्च पेपर है या आपका जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं किसी और के अंडर में लिख रहे हैं, तो दोनों नाम आने ज़रूरी हैं। तो ये आपका टाइटल पेज इस तरीके से रहता है। आपका पहले जो शीर्षक है या आपका जो टाइटल है वो रहेगा, देन आपका जो नाम है वो रहेगा, देन कहाँ से आपका एफिलिएशन है वो आपका रहेगा। नेक्स्ट हम थोड़ी सी जनरल गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं जो पूरा ओवरऑल रिपोर्ट के अंदर जो है यूज़ की जाती है। सबसे पहला, अधिकतर टाइम रोमन का ही यूज़ किया जाता है और वो 12 पॉइंट ही होना चाहिए, यानी साइज़ जो है फ़ॉन्ट का 12 पॉइंट होना चाहिए। मार्जिन जो है वो 1 इंच का होना चाहिए। स्पेसिंग जो रहेगी, यानी आपकी एक लाइन से दूसरी लाइन, ये जो वर्ड था आपका 1 इंच वाला जो है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड की बात हो रही है, और यहाँ पर जो बात हो रही है एक लाइन से दूसरी लाइन पे हो रही है। डबल स्पेस होना चाहिए, एक लाइन का नहीं, 2 लाइन का गैप होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप लिख रहे हैं सेंटर से नहीं लिखेंगे, हमेशा हमारा जो है लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट किया जाएगा लिखने का। और जब आप कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, लाइन के जो पहले वर्ड होते हैं उसमें आपका 0.5 इंचज़ का गैप रहेगा। जब भी आप कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, पैराग्राफ की फर्स्ट लेटर की बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग से लेफ़्ट से नहीं शुरू हो जाएगा, वो गैप रहेगा। और यहाँ पर जो है ये याद रखिए, दोनों साइड से इक्वल भी रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका लेफ़्ट साइड से तो आपका इक्वल आ रहा है एक बराबर, और राइट साइड से आपके भाग रहे हैं सेंटेंस, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा आपका पूरे बुक के अंदर जो है पेजेस नंबर होने चाहिए, और ये पेज नंबर आपका मर्ज़ी नहीं है कि सेंटर में नीचे डाल दें, लेफ़्ट राइट। स्पेसिफिक है कि आपका राइट ऊपर टॉप पे कॉर्नर पे आपके नंबर्स शो होने चाहिए, पेज नंबर। इस बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, जो हमारा रिसर्च के डेजिटेशन में था, जिसमें हमारा सबसे पहला ये ज़रूरी है कि ये जो पेज है आपका टाइटल पेज और आपका जब मेन कंटेंट आ रहा है इंट्रोडक्शन, उसके बीच में जो है ये होता है। ये चीज़ इसको याद रखिए। और एक तरीके का कह सकते हैं संक्षिप्त विवरण है आपके पूरे जो भी आप लिख रहे हैं, आपकी इंट्रोडक्शन का, आपकी रिसर्च का। उसके बाद ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका ब्रीफ समरी होनी चाहिए, केवल 150 to 250 वर्ड्स के नियर। इस बात करते हैं हम रेफरेंस लिस्ट की, जिसका होता क्या है, ये हमेशा हमारा नए पेज से स्टार्ट होगा। कोई भी चीज़ एक के नीचे स्टार्ट नहीं होती, ये ओवरऑल सारे ही आपके असेसमेंट रहेगा। आप नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नई जगह से करेंगे, आप एक के नीचे एक नहीं करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन है वो एक के नीचे एक चलेगा। जब इंट्रोडक्शन से आप नेक्स्ट उसमें आते लिटरेचर रिव्यू पे, वो अलग आपका चैप्टर रहता है, अलग हेडिंग बन के जो है यूज़ होगा। तो ऐसे ही रेफरेंस लिस्ट भी आपका अलग है, तो वो आपका अलग पेज से स्टार्ट होगा और उसका जो टाइटल रहेगा वो रेफरेंस ही रहेगा। इसके अलावा रेफरेंस लिस्ट वगैरह नहीं रहता, रेफरेंस रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो रेफरेंस हम लोग डालते हैं वो किस तरीके से डालते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जब हम कोई बुक का रेफरेंस देते हैं तो ऑथर का नाम आता है और ईयर आता है, और ऑथर का नाम भी कैसे आता है ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पर पहले देखिए, पहले ऑथर का नाम आता है, लेकिन ऑथर का नाम से भी पहले उसकी कास्ट आएगी, देन ऑथर का नाम आता है, उल्टा लिखा जाता है। उसके बाद ईयर, कब जो आपने रिकमेंडेशन ली है, बुक की ली है, तो कब आई वो आपको बताना पड़ेगा। देन टाइटल बताना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में होगा ये सारा कुछ, उसका सब टाइटल बताएंगे और पब्लिशर का नाम बताएंगे। लाइक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, J.A. स्मिथ 2020
अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी अ गाइडलाइन टू ह्यूमन बिहेवियर। देन यहाँ पे जो है जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा गया है बट आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में वो बुक बनी है या कब पब्लिशर हुई उसके नाम लिख सकते हैं क्या लिखना होगा आपको, ज़रूरी है। तो इस तरीके से बुक का रेफरेंस आपको सारी बुकों का देना होता है। इसके अलावा जर्नल आप लिखेंगे वो भी इसी तरीके से होता है। लेकिन ऑनलाइन एक आपका मैं बात कर लेती हूँ, ऑनलाइन जब आप लिखते हैं किसी वेबसाइट से उठाया है तो वो कैसे लिखते हैं हम वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपका यहाँ पे जब हम रिसोर्सेज ऑनलाइन लिंक उठाते हैं तो वो किसका पेज है आप उसके बारे में लिखेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का है, उसका नाम आपका आएगा। देन टॉपिक आपका आएगा, कब अवेलेबल हुआ वो आएगा। उसके बाद टॉपिक आएगा, वो क्या टॉपिक था जिसमें से आपने ये कंटेंट उठाया। देन उसके बाद आपका यूआरएल आएगा। नीचे एक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फिर ईयर है, उसके बाद यूआरएल लिंक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जब टेबल कर देते हैं या कुछ टेबल बनाते हैं या फिगर बनाते हैं उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो चीज़ याद रखिए। जब भी आप फिगर बनाएंगे तो फिगर्स को नंबर दिए जाते हैं, टेबल 1, टेबल 2। जब भी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कंटेंट में तो वो फिगर का नाम लेकर आप बात करेंगे। जो भी चीज़ आप बनाएंगे, जो भी चीज़ें आप जो फिगर बना रहे हैं या पिक्चर दे रहे हैं तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप फिगर्स बना रहे हैं या कुछ टेबल्स बना रहे हैं तो जो नंबर्स हैं बहुत जस्टिफाई होने चाहिए आपकी चीज़ों को लेकर, ऐसे ना हो कंफ्यूज हो जाए। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जहाँ पर जो कंटेंट है और उसकी टेबल कोशिश करिए उसी के साथ हो। बिल्कुल ऐसे तो मैं नहीं कर सकती हूँ कि जैसे टेबल 1 की बात हो रही है तो बीच में 2 लाइनें लिखकर मैं उसको घुसाने की कोशिश करूँगी, नहीं, वो पैराग्राफ कंप्लीट करके फिर कोशिश करिए कि वो उसी पेज के अंदर आ जाए। कोशिश हो सकता है ये वाली चीज़ और हो जाती है कई बार अगर हो सकता है दिक्कत हो वो नेक्स्ट पेज पे चली जाती है। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए कि आपका कंटेंट की बात कहीं हो रही है और फिगर आपकी कहीं और जा रही है, कहीं अदर पेज पे। तो इन चीज़ों को टेबल जब हम बना रहे हैं, फिगर्स दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ख़ासतौर बीएड और एमएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। जब डिसर्टेशन लिखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अगर आप एज अ फील्ड में भी हैं तो जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं और ये रिपोर्ट हैंड से ना बन के अगर आपकी कंप्यूटराइज्ड है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो होपफुली आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव जो है कंटेंट मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।